हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसआर कैप्सूल पे। मैं डॉक्टर विनीत कुमार राय इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। और ये प्रॉपर्टीज बेसिकली सॉल्यूशंस की होती हैं। अगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये प्रॉपर्टीज कुछ डिफर कर सकती हैं। इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सारी चीजों के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। एंड those lectures were very much important because यहाँ पे भी जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें उन टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि बार बार वो एक्सप्रेशंस आएंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स आएंगी, हमें उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो वी विल सी कि उसका कितना रोल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, राइट। वो जरूरी थे, इस वजह से मैंने उसको कवर किया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में थोड़ा वेट कराने के लिए माफ करिएगा। यहाँ पे जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन है क्या और क्यों जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। As far as colligative properties are concerned, it is related to solution. I have already said. And here we have already studied three kind of properties, जिसमें solvent की properties भी हमने देखी, solution की भी देखी. So physical properties of substances classified as colligative, additive and constitutive. यहाँ पे तीन properties हैं, colligative, additive and constitutive, right? तो एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है, कोलिगेटिव तो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, तो डिटेल में आप जाके देख सकते हैं, ऊपर लिंक प्रोवाइडेड होगा, बार बार ब्लिंक कर रहा होगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि ये सारी प्रॉपर्टीज हैं क्या। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू में देखता हूँ, वहां पे डिटेल में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि है क्या। कि बेसिकली एडिटिव प्रॉपर्टीज है कि दो अलग अलग सॉल्यूट अगर ऐड किए जाते हैं सॉल्वेंट में, तो उनकी प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं, या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है, दैट इज एडिटिव। वहां पे आप जाके देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सो इन द फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आर क्लासिफाइड एज, थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको क्लासिफाई किया जाता है एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। मैंने बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, जैसे मास है, वॉल्यूम है, ये सारी क्वांटिटीज के टर्मिनोलॉजीज हैं, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मास वॉल्यूम उसके एग्जांपल हो गए, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के जो एग्जांपल हैं, दैट इज टेम्परेचर या प्रेशर या डेंसिटी या सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी। All these properties doesn't do not depend on the mass or volume. Okay, so uh, these are the differences between extensive properties and intensive properties. Now, colligative properties, as I've already said, that it is the property of solutions. So once the dissolution has been brought about, we get the solution, and the solution has several properties different from pure solvent. तो प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, हमेशा दैट इज द प्योर सॉल्वेंट इस तरीके से बना दिया, और अगर इसी प्योर सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड किया तो इट विल लुक लाइक दिस। इसमें सॉल्यूट आपको दिखेगा, राइट। इट इज द सॉल्यूशन। अब इन सॉल्यूट को ऐड करने के बाद सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आता है, वो हम स्टडी करेंगे। लाइक सॉल्वेंट था तो ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ और था, क्योंकि उसमें सॉल्यूट था ही नहीं, है ना। और जैसे ही हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये सारी चीजें चेंज होती हैं। तो दीज आर द बेसिकली द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज द स्टडी।
तो अभी आपको समझ में है, सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, और जैसे ही हम सोल्यूशन बना देते हैं उसमें सोल्यूट डाल के, उसको बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफर कर सकता है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इस तरीके की चेंजेस देखने को मिलते हैं। So these are known as colligative properties, and the colligative properties of a solution that is directly proportional to the number of solute particle in the solution. नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल सोल्यूशन में हैं। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उस हिसाब से चेंज होंगी, राइट। सो इट डजंट मैटर वेदर दीज आर मॉलिक्यूल्स और आयंस, कितने पार्टिकल्स हैं दैट मैटर्स। ये मैटर नहीं करता कि उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं या फिर आयंस कितने हैं। सपोज मॉलिक्यूल क्या है, NaCl, और आयंस क्या है, सोडियम आयन या फिर क्लोराइड आयन। ठीक है, सोडियम आयन होगा तब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज करेगा, क्लोराइड आयन होगा तब भी चेंज करेगा, NaCl होगा तब भी चेंज करेगा। ठीक, तो लार्ज मॉलिक्यूल है या स्मॉल मॉलिक्यूल तब भी मैटर नहीं करता। अगर ये तब एप्लीकेबल है जब आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डिफरेंट हो सकता है, तो डाइल्यूट को ध्यान में रखते हुए हम ये बात कर रहे हैं। तो आइडियली द इफेक्ट ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल of one species is considered the same as that of entirely different kind of particle, at least in a dilute solution. ठीक है, तो one species is considered the same, एक सॉल्यूट पार्टिकल है, उसकी जो प्रॉपर्टीज वो दूसरी टाइप के सॉल्यूट पार्टिकल से सेम हो सकती हैं, आइडेंटिकल हो सकती हैं, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो। ठीक है, प्रैक्टिकली डिफरेंसेस में बिकम सब्सटेंशियल अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन यूज किया तो। अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो जो ये प्रॉपर्टीज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, एक जगह आपने NaCl लिया, एक जगह कोई और सॉल्ट ले लिया, ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ज्यादा देखने को तब मिलेगा जब कॉन्सेंट्रेशन दोनों का ज्यादा है। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन दोनों का देख रहे हो, तो अगर दोनों का मोलर मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक, तो व्हाट आर द डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब उसमें जो कंसीडर किया गया दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एलिवेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा जब आप सॉल्यूशन बना देते हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब आप सॉल्यूशन बना देते हैं सॉल्यूट से, तो सॉरी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, कम होता है। ऑल आर रिलेटेड, ये सारी प्रॉपर्टीज रिलेटेड हैं, और हम एक दूसरे सारी प्रॉपर्टीज को अलग करके नहीं डिस्कस करेंगे, एक डिस्कस करेंगे फिर उसको उस प्रोस्पेक्ट को दिमाग में रखते हुए हम दूसरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर हैज द ग्रेटेस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट in the pharmaceutical sciences. So we'll start with osmotic pressure. It is the property of largely determine the physiological acceptability of variety of solution of therapeutic use. आपने देखा होगा कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, आइसोस्मोटिक सोल्यूशन है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी जब हम इंजेक्टेबल्स की बात कर रहे होते हैं तो यूज की जाती है। तो यू कैन सी कि कितना फार्मास्यूटिकली ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि मैटर करती हैं हमारे होल फार्मास्यूटिकल साइंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड एज फार एज ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसर्न, इसमें जो भी एलिवेशन हो रहा है तो उससे पहले हम ऑस्मोसिस समझ लें। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, 1 पेज वीडियो, वो लिंक मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ऊपर, आप उस वीडियो को जाके पहले देखिए कि ऑस्मोसिस है क्या और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है। तो ऑस्मोसिस में मैंने यहाँ पे भी मैंने हालांकि समझाया है, वहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में, वो क्लियर हो जाएगा। तो हियर osmosis is nothing but the movement of solute. Sorry, osmosis is nothing but the movement of a solvent molecule from its
लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक पहले ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको सेपरेट कर दें। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का कम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ओके, और दोनों जगह सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट सेम सेम है, यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है। तो अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है तो यहाँ से मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट होगा वो मूव करेगा दूसरे साइड में, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, और मूव कर करके ये फाइनली जो वॉल्यूम होगा इसका इंक्रीज होके यहाँ इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होके इतना हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर सेपरेट करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये तब तक मूवमेंट होता रहता है जब तक कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड में बराबर ना हो जाए, दैट इज द इक्विलिब्रियम। उसके बाद फिर कोई भी मूवमेंट सॉल्वेंट का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नहीं होगा। सो हियर द सब्सटेंस मूवमेंट और डिफ्यूजन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई concentration टू लोअर concentration when a solution is separated from a semi-permeable membrane. Sorry, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता रहता है इसमें ऑस्मोसिस में, एंड एसपीएम इज परमिएबल टू सॉल्वेंट बट नॉट सोल्यूट। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा इसमें। ठीक है, वी कैन विजुअलाइज द डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। एक केस और ले सकते हैं यहाँ पे, इस साइड में आप केवल सॉल्वेंट रख दीजिए और इस साइड में सोल्यूशन रख दीजिए। ठीक है, तो एक साइड में लेफ्ट साइड में हमने सॉल्वेंट रखा है और राइट साइड में हमने सॉल्यूशन रखा है। ठीक है, तो हमेशा जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड में सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होगा, दैट इज द ऑस्मोसिस। ओके, सो टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर सेपरेटेड, ऑस्मोसिस वहां पे देखने को आपको मिल सकती है। अगर दो सॉल्यूशन को जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के हैं आपने उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, so we can see osmosis in this case. So diffusion of solvent through semi-permeable is called osmosis, and the difference between the escaping tendency of water molecule exists when the solvent and a salt solution separated by semi-permeable membrane. So everything has been discussed. Now we'll see with an example. Water moves from solvent to solution. Here in this jar we have taken water, and here ग्रीन कलर में क्या है, सॉल्यूशन। ओके, और ये बीकर हो गया आपका। तो इस जार से देखना है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है, और जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे बनाई गई है, पूरा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, राइट। तो से जो ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइट किया दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसको अगर मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दूं तो इट विल मेक इट मोर क्लियर। और यहाँ पे that is a semi-permeable membrane. Now, what will happen? The solvent will move from here to here, because यहाँ सेंटर में क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन रखा हुआ है तो सॉल्यूशन में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर आना स्टार्ट होगा, और आप देखेंगे कुछ देर के बाद इसका जो लेवल है वो बढ़ के ज्यादा हो गया। पहले ये दोनों सेम लेवल पे थे, अब ये सेम लेवल पे नहीं है, इतना डिफरेंस आ चुका है। आप देख सकते हैं ये डिफरेंस आ चुका है राइट साइड में, यहाँ पे देखिए, क्लियर। तो उतना वॉल्यूम आप सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर चला गया। ओके, सो वाटर मूव्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन to equalize escaping tendency differences, and the difference in escaping tendency gives rise to osmotic pressure of the solution.
एस्केपिंग टेंडेंसी, जैसे कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का जहाँ पे कम होगा उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। So a semi-permeable membrane is placed over the end of the tube. यहाँ पे होगा, यहाँ पे लगा दें या फिर यहाँ पे आप लगा दें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके। A small amount of solution placed over the membrane tube, यहाँ पे रखा हुआ है, and the tube then immersed in a trough of pure water के trough में उसको immerse किया गया, and the upper level of the salt solution इनिशियली एट द सेम लेवल ऑफ द वाटर, जैसा मैंने आपको बताया। तो दोनों का लेवल यहाँ पे सेम है, आप देख सकते हैं, बट हियर इन दिस केस द लेवल इज नॉट सेम। ऑस्मोसिस प्रोसेस डन हो चुका है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो सॉल्वेंट का मूवमेंट था वो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता रहा, और तब तक होता रहा जब तक कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। So it is ultimately the process of movement of solvent molecule to into the solution. Okay. Now, with time, solvent molecule will move from solvent into the tube, and the height of the solution will rise until the hydrostatic pressure. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि हाइट ज्यादा होता जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो करीब करीब इक्वल हो जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो उसके बाद फिर मूवमेंट रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो फर्दर मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वेट भी तो है उसका, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसको भी तो सस्टेन करना है। नाउ अभी यहाँ पे बात आ रही है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। सो हियर वी विल सी ऑस्मोटिक प्रेशर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, और इलेक्ट्रोलाइट होगा तब उसके बाद कैसे चेंजेस होते हैं, we'll see. So quantitative studies of non-electrolyte solution demonstrated that osmotic pressure is directly proportional to the concentration of solute। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात हो रही है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयनाइज नहीं होते, जो आयनाइज नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जो आयनाइज हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। सो हियर the molecule doesn't get ionized, उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के। ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस ट्वाइस ऑस्मोटिक प्रेशर। सो कॉन्सेंट्रेशन को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो से जो आप ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा सीधा। And this is not strictly true in solution of fairly higher concentration. I am talking about the solution of dilute concentration, low concentration. And is it suited to, जो यहाँ पे proportionality बताई गई है, ये ज्यादा सही होती है जब solution dilute होता है। Okay, the osmotic pressure of different non-electrolyte solutions are directly proportional to the number of molecule in each solution। ऑस्मोटिक डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैं, तो जो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। अगर दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों साइड में बराबर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, ओके। so osmotic pressure of two non-electrolyte solutions of the same molar concentration are identical, obviously। यहाँ पे आप NaCl ले लें और यहाँ पे आप कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, 1 मोलर, 1 मोलर इधर भी है और 1 मोलर इधर भी है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा। लेकिन शर्त यह है कि दोनों सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, मतलब बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ना हो, लो कॉन्सेंट्रेशन में रखेंगे तो ये ट्रू होगा। नाउ सी एन एग्जांपल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम है, और 1000 ग्राम ऑफ वाटर जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम,
और एनहाइड्रस डेक्सट्रोज है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो 34 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम वाटर में डाला गया है और 18 ग्राम डेक्सट्रोज को 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डाला गया है। ठीक है, ओके। तो 18 ग्राम और 34 ग्राम, अब क्या है, दीज आर नथिंग बट द मोलल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और मोल वेट देखेंगे, मोलर वेट, तो दोनों का इक्वल होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आप देख सकते हैं, एक में 34.2 सॉरी 342 ग्राम और एक में 180 ग्राम। तो दोनों का जो वेट लिया गया है 1/10 करके ही लिया गया है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट के, तो करीब 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 जो मोलल वेट है दोनों का सेम है, जिसकी वजह से ये दोनों की सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा आइडेंटिकल होगा एंड सोल्यूशन आर आइसोऑस्मोटिक। Osmotic pressure is same, that is called isoosmotic. Now, as far as electrolyte is concerned, electrolyte के केस में क्या होगा? The osmotic pressure of two non-electrolyte solution of the same molar concentration are identical. हम अभी देख चुके हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं होता है जब सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आयनाइज होते हैं, अभी मैंने बताया था। तो ये जो सेम तरीके की एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो सही नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस अलग था, इलेक्ट्रोलाइट का केस अलग है। हियर एसिड है, एल्कली है, सॉल्ट है, ये सारे एग्जांपल्स है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। और NaCl आप देख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटा रहता है, ठीक है। तो वन सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल टू आयनिक एटम्स, मतलब एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन देगा एक सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो कंप्लीटली आयनाइज्ड वर्सेस नॉन आयनाइज्ड, यहाँ पे नॉन आयनाइज्ड था, यहाँ पे कंप्लीटली आयनाइज्ड है। टू पार्टिकल्स देन नॉन आयनाइज्ड फॉर्म, नॉन आयनाइज्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दो पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डबल ऑफ द नॉन आयनाइज्ड फॉर्म। यहाँ पे आप देखेंगे NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर 1 है तो इनके आयंस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे दो आयंस आ गए। पहले तो एक मॉलिक्यूल था लेकिन अभी दो आयंस हो चुके हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डबल्ड। यहाँ पे सपोज NaCl है और यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया, तो यहाँ पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर x है तो यहाँ पे x और प्लस x यहाँ पे 2x हो जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट वी आर expecting. Okay, each ion has the same effect on osmotic pressure. जितने आयन बनेंगे वो सेम इफेक्ट रखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे और अपना एक इंडिविजुअल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो किसी मॉलिक्यूल में सपोज 4 आयन बनते हैं तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर? जैसे K2SO4, K2SO4 है, ये 1 मोल है, तो 2K प्लस एंड SO4 माइनस, 1SO4 माइनस। तो यहाँ पे 3 आयन में टूट रहा है ये, तो 3 मोल इन आयन्स का बन रहे हैं, दैट इज 3 फोल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो K2SO4 था पहले, उसके बाद 2K आयन्स में टूटा है प्लस 1SO4 आयन में टूटा है। तो कितने हो गए? 2 यहाँ हो गए और एक यहाँ पे हो गया, दैट इज 3। और यहाँ पे कितना था? 1। तो ये 3 फोल्ड इंक्रीमेंट इन ऑस्मोटिक प्रेशर यू कैन सी। तो एलिवेशन कैसे होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, आपको समझ में आ रहा है? इसी ऑस्मो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि जैसे ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उस केस में एक मोल दूसरे मोल के बराबर होगा, चाहे वो एक एक मॉलिक्यूल का सोल्यूशन है, इधर दूसरे मॉलिक्यूल का सोल्यूशन है, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर दोनों की बराबर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक ही मॉलिक्यूल है, वो 2 आयंस में टूट रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डबल हो जा रहा है। तो FeCl3 यहाँ पे देखेंगे तो Fe का एक मॉलिक्यूल
एक आयन, और क्लोराइड का 3 आयन, तो सब मिला के 4 आयन बन हो जाते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर 4 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, और इसके लिए जो पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो अभी आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करते आए हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन को आइडियल लिक्विड इक्वेशन भी यहाँ पे कह सकते हो। It will be used to calculate the osmotic pressure of dilute solution of non-electrolyte. Non-electrolyte के केस में ये यूज होता है जब मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं होते हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल आयनाइज होगा तो पीवी इक्वल टू आई एन आर टी ये एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर से लिख देता हूं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में पीवी इक्वल टू एन आर टी, और इलेक्ट्रोलाइट के केस में पीवी इक्वल टू आई एन आर टी। So that is the expression we will use. So I is the number of ions produced by ionization of stronger electrolyte. NaCl दो आयन यूज प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे I जो है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, तो I विल बी इक्वल टू 2। FeCl3 था, तो यहाँ पे 4 आयन प्रोड्यूस हो रहे थे, तो I विल बी इक्वल टू 4। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो I रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इफ द सॉल्यूट डिड नॉट आयनाइज I में। तो आयनाइज अपॉन नॉन आयनाइज फॉर्म को डिवाइड करेंगे तो I की वैल्यू निकल के आती है। अभी हम देखेंगे, इफ द solution is concentrated, a significant deviation is seen in osmotic pressure of the solution due to interaction, solvation and other factors। तो सोल्यूशन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इट इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। जो भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हियर जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या है, वो हम देखते हैं कि कैसे ये टर्मिनोलॉजी आई और क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंट 1884 में किया गया बाय डच बॉटनिस्ट हीगो डेविस, और ये काफी फेमस साइंटिस्ट हैं। एंड स्टडी यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस स्टडी को परफॉर्म किया गया था। द टर्म अप्लाइड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ प्लांट सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के सोल्यूशन में सेल्स को डाला गया है, तो होगा क्या, यहाँ पे कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो जो सेल्स के में कंसंट्रेशन कम होगा, तो जो सॉल्वेंट निकल निकल के सेल से कहाँ आ जाएगा, बाहर। सेल हो जाएंगी श्रिंक, पहले वो बड़ी थी, अब जो श्रिंक हो जाएंगी। ठीक। तो ऑस्मोटिक रिजल्टेड इन वाटर लॉस फ्रॉम द सेल थ्रू सेमी परमेबल मूवमेंट टू द सराउंडिंग। ओके। और द लीफ सेल्स आर प्लेस्ड इन हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन में डाला गया है, तो द सेल वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सेल। अब कोई भी हाई कंसंट्रेशन बाहर है, और सेल में कंसंट्रेशन कम है, तो सेल से बाहर बाहर जाता रहेगा, सेल से निकल निकल के पानी बाहर जाता जाएगा, और सेल श्रिंक हो जाएगी और डेड हो जाएंगी। So causing the content to draw away from the cell, and if the cells are placed in solution of lower osmotic pressure, आप क्या उल्टा कर लीजिए, यहाँ पे सेल्स को अंदर डाला गया है और इसमें कंसंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट का। तो होगा क्या कि अब क्या है, बाहर से सॉल्वेंट अंदर आएगा सेल के अंदर। ठीक। तो सेल स्वेल करना स्टार्ट करेंगी, पहले छोटी थी, अब ये बड़ी होगी, लेकिन ये तब तक बड़ी होती रहती है जब तक सेल वॉल सस्टेन किया रहता है, वो बहुत ज्यादा फैलने नहीं देता।
लेकिन सेल वॉल ब्रस्ट ना कर जाए। अगर टूटता है तो कंटेंट पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सेल वॉल इतना स्ट्रेंथ रखता है कि वो टूटने नहीं देता, और एक बार एक काफी टेंशन अंदर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। भाई कितना पानी लेगा वो, तब तक कि जब तक वो टूटे ना। तो प्रोड्यूसिंग एन एक्सपेंशन लिमिटेड बाय रिजिड सेल वॉल। जो रिजिड सेल वॉल है वो टूटता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर टूटता है तो वो पूरा फैल जाएगा। तो इमर्स सेल इन अ सीरीज ऑफ सॉल्यूशन। सीरीज ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम सेल को इमर्स करें, तो यहाँ पे सपोज हमने 5 ले लिए कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 है, 1 mg पर ml, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और सब में सेल्स को डाल दिया। ठीक है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पहले वाले केस में जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जो सेल्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्यूशन कम और सेल सेल ज्यादा, ऐसे कर देता हूँ। अब दोनों इक्वल कर देते हैं, सॉल्यूशन इक्वल और सेल में इक्वल है, यहाँ पे दोनों केस में इक्वल है। अब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हुई है और सेल की डिक्रीज हुई है। यहाँ पे सॉल्यूशन की इंक्रीज है और सेल की डिक्रीज हुई है। तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है और यहाँ पे भी कम है। तो दोनों केसेस में क्या होगा, सेल के अंदर सॉल्वेंट का फ्लो रहेगा, जिसकी वजह से उसका साइज थोड़ा इंक्रीज होगा और उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे इक्वल है, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मूवमेंट ना तो सेल के अंदर होगा ना तो सेल के बाहर होगा सॉल्वेंट का। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट उसमें ज्यादा है, तो सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर निकल निकल के जाएगा और सेल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब क्या कहेंगे, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन इज देन सेम। ओके, प्लाज्मोलिसिस यहाँ तो हो रही है, यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस होगी। प्लाज्मोलिसिस हो सकती है अगर वो सेल ब्रस्ट होना स्टार्ट करे, क्योंकि सॉल्वेंट उसके अंदर भरता रहेगा, कभी तो टूटेगी। यहाँ पे भी प्लाज्मोलिसिस हो सकती है क्योंकि सेल श्रिंक होना हो रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन ना तो अंदर जा रहा है ना तो बाहर जा रहा है, बराबर है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल है, दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। और यहाँ पे कोई भी सेल प्लाज्मोलाइसिस या सेल लाइसिस नहीं होगी। तो solution of greater concentration than this are said to be hypertonic। यहाँ पे solution की concentration इन दोनों में ज्यादा है, तो ये हाइपरटोनिक solution है। और इन दोनों में जो solution की concentration कम है, यहाँ पे सेल के अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक solution। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द आरबीसीज when introduce into water, आरबीसी को हम वाटर में डाल दें और सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डालें कंटेनिंग लेस देन 0.9 ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ml। 0.9 ग्राम पर 100 ml, दैट इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। और उसमें अगर आरबीसी को प्लेस कर रहे हो और एक वाटर में आरबीसी को प्लेस कर रहे हो और एक बहुत ही हायर कॉन्सेंट्रेशन के सोडियम क्लोराइड में आरबीसी को प्लेस कर रहे हो, क्या होगा। आरबीसी की जो सेल वॉल है बहुत ही कमजोर होती है। ठीक है, तो जहां पे वाटर में डालोगे तो वो स्वेल करके ब्रस्ट कर जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में डाल रहे हो तो वो श्रिंक करके मर जाएगा। लेकिन अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl सोल्यूशन में, दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हैं, तो वो बर्स्ट नहीं करेगा और सस्टेन रहेगा। ठीक है, तो दे स्वेल एंड ऑफन बर्स्ट अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में डालते हैं तो। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू द सेल,
द सेल वॉल इज नॉट सफिशिएंटली स्ट्रांग टू रेजिस्ट द प्रेशर, क्योंकि ये बहुत ही इजिली टूट जाती है, सेल वॉल बहुत कमजोर होती है आरबीसी की। So this is hemolysis. And if the cells are placed in a solution containing more than 0.9 gram of sodium chloride solution, 0.9% sodium chloride solution, तब भी वो shrink करके मर जाएंगे। तो they lose water and shrink अगर higher concentration में डालते हैं तो। By immersing the cell in a solution containing exactly 0.9% sodium chloride solution, the cell will maintain its integrity और वहां पे वो नहीं मरेंगी, और उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोला गया। नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल इज ऑब्जर्व्ड, कोई सेल डेथ नहीं ऑब्जर्व होगा, एंड द सेल मेंटेन देयर टोन। द सोल्यूशन इज सेड टू बी आइसोटोनिक विद ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, एंड इट इज डिजायरेबल दैट सोल्यूशन टू बी इंजेक्टेड इनटू द ब्लड, और यही सोल्यूशन को ब्लड में भेजा जाता है। आइसोटोनिसिटी इसकी मेंटेन रहती है, इस वजह से आइसोटोनिक होता है ब्लड के सोल्यूशन के साथ में। क्लियर? तो इसमें सेल मरती नहीं है, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होगा तो वो सेल को मार सकती हैं, क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन ज्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं ना। आइसोस्मोटिक एक टर्मिनोलॉजी है और एक टर्मिनोलॉजी आइसोटोनिक, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आइसोस्मोटिक मतलब द टर्म आइसोस्मोटिक एंड आइसोटोनिक आर डिफरेंट, एंड सोल्यूशन में बहुत आइसोस्मोटिक और आइसोटोनिक दोनों हो सकता है। अब क्या है आइसो? अगर कोई भी प्लांट सेल या एनिमल सेल आइसो ऑस्मोटिक सोल्यूशन में रखा गया है, तो उसमें कोई वेट गेन नहीं होगा या वेट लूज नहीं होगा। समझना है ऐसे। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन में सेल को रखा गया है तो सेल श्रिंक होंगी। लो कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में सेल को रख दिया गया तो सेल्स स्वेल होंगी, उनका वेट गेन होगा। लेकिन अगर ऐसे सोल्यूशन में रखा गया है कि जहां पे वेट गेन नहीं हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर विल नॉट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, तो यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस केस में उसको आइसोऑस्मोटिक कंडीशन मानेंगे। ठीक है? द सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेल रिमेन अनचेंज्ड एंड द टोन और नॉर्मल स्टेट ऑफ द सेल इज मेंटेन। ठीक है? तो वेट गेन नहीं हो रहा है अगर सेल का, या वेट लूज नहीं हो रहा है, तो उसको आइसो ऑस्मोटिक बोल देंगे कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बाहर और अंदर बराबर है। अगर इसी केस को लिखे हम देखें कि जो टोन है या नॉर्मल स्टेट है सेल का वो मेंटेन्ड है, क्योंकि बाहर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फेवरेबल है सेल के सस्टेन करने के लिए, तो वो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। एंड द सोल्यूशन इज in contact with the cell may be described isotonic solution if one or more of the solute pass through the cell, एक या दो solute पास कर सकते हैं सेल से, the volume of the concentration cell content will change। this volume सेल कंटेंट का वॉल्यूम चेंज होगा, कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है? उस केस में जो ये बोलेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक नहीं है, इस केस में आइसोऑस्मोटिक हो सकता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मॉलिक्यूल तो अंदर जा रहे हैं ना, तो आइसोटोनिक नहीं है बट आइसोऑस्मोटिक हो सकता है, या फिर आइसोऑस्मोटिक है आइसोटोनिक नहीं है। तो दोनों मतलब रिवर्सिबल है, एक होगा दूसरा नहीं होगा, एक फिर ये नहीं होगा दूसरा होगा, ऐसा हो सकता है, या फिर दोनों ही होंगे। क्लियर? ना दिस इज ऑल अबाउट थिंक द एलिवेशन इन ऑस्मोटिक प्रेशर, और इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने देखा कि कैसे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो चेंज होता है। सो वी विल स्टडी द डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट in my next lecture. So keep watching us. Thanks for watching.